हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है एग्ज़ाम। इसके लिए सीडीपी है, इसमें कंसेप्ट भी है और पेडागोजी भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो एग्ज़ाम में आगे पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके लाते हैं क्वेश्चंस, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूरे आने की संभावना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सीटेट हम आपको बताते हैं, कई बार बता चुके हैं कि जो सीटेट होता है ना, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं सीटेट में, तो इसलिए हमें पिछले साल के जो एक साल में 2 बार सीटेट होता है ना, उन दोनों ही क्वेश्चंस पेपर में से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और जिन भाई बहन को 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है वो आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, और उसके कंसेप्ट भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अधिगमकर्ताओं के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो त्रुटियां की जाती हैं, जो गलती करते हैं, उनको अध्यापिका के लिए समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे कि वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक को बता सकती है, अधिगमकर्ताओं को श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो यहाँ पे श्रेणीबद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब बच्चे त्रुटियां करते हैं, जो अधिगमकर्ता त्रुटि करता है तो। और यहाँ पे अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक को बताना कोई भी उचित नहीं है। ये वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो अध्यापिका है वो जो अधिगमकर्ता के द्वारा जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती हैं, वो उनके चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अधिगम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार? फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आपको डिटेल में उसमें जाके पूरा 2020 के बारे में पूरा डिटेल में बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है, उसी से बनते हैं, क्योंकि हर बार बने हुए हैं। हम जब पेपर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विषय वस्तु अभिमुख, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, इसके अनुसार अधिगम होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, करके सीखने पे बल दिया गया है। व्यवहारात्मक नहीं, प्रयोगात्मक होना चाहिए। इस पे बच्चों को एक्टिविटी करवाना चाहिए, ये उनसे ऐसा एक्टिविटी हो ताकि उनके जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, और उनके जो इन्वायरमेंट में जिसमें रहते हो, जहाँ उनके चारों तरफ उनसे अकॉर्डिंग, उनसे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये प्रयोगात्मक होना चाहिए, और मातृभाषा पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे है कि विविधताओं का सम्मान करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल, डी है योग्यता आधारित स्थिर सामूहिकरण का प्रचार करती है। तो यहाँ पे जो प्रगतिशील जो शिक्षा है वो क्या करती है, तो वो विविधताओं का सम्मान करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा करेक्ट होगा कि ये विविधताओं का सम्मान करती है प्रगतिशील शिक्षा। विविधताओं का सम्मान करने का मतलब कि जो बच्चे अलग अलग जो है सोसाइटी से आते हैं, अलग उनका कल्चर होता है, संस्कृति होती है, तो वो बच्चे ले करके अपने विद्यालय में जाते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा को क्या करना चाहिए? यहाँ पे इसमें यही विविधता बताई जाती है कि जो प्रत्येक बच्चे हैं वो अलग अलग कुछ ना कुछ लेके आते हैं, अपनी अलग अलग मातृभाषा को लेके आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए?
चाहिए, सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो ला सकें। और आपका जो सीटेट 1-2 नंबर से रह गया है इस बार पक्का नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, क्योंकि हमने खुद ही फ्रेंड्स 3 बार सीटेट क्लियर कर चुके हैं, तो हमें अच्छा मार्क्स मिला है। क्योंकि जो भी हम पेपर बनाते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लाते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही हम लेके आते हैं, ताकि वो बार बार हम बता रहे हैं कि सीटेट में क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे से रिलेटेड है क्वेश्चंस फ्रेंड्स, बहुत पूछता है ये। तो पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण। दूसरा यहाँ पे बी है संगठन संतुलीकरण, अनुकूलन, सांस्कृतिक उपकरण। सी है संस्कृत भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी पठन। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, सजा का प्रस्तुतिकरण और निवारण। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं वो परिपक्वता और क्रियात्मकता और सामाजिक अनुभव संतुलीकरण पे इनके जो है ये 4 तत्व हैं जो कि विकास को, डेवलपमेंट जो होता है उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो परिपक्वता है वो उनके जो 4 स्टेज दिए हैं उनमें भी देखने को मिलता है। और क्रियात्मकता का मतलब ये हुआ कि बच्चे जो अपने एक्टिविटी के माध्यम से जो भी कुछ करते हैं। और सामाजिक अनुभव का मतलब इन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे समाज में रह करके जो सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से, तो ये फ्रेंड्स होता है। और संतुलीकरण भी उन्हीं ने बताया, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अब संगठन यहाँ पे संतुलीकरण और अनुकूलन की बात जो है स्किनर ने करते हैं, और संस्कृत भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया की ये बात करते हैं वाइगोत्स्की, और सहपाठी पठन वाइगोत्स्की कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पियाजे के अनुसार ये 4 तत्व हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चंस है हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? तो शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणना बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पे 4 तरह के ABCD 4 ऑप्शंस है और ये क्वेश्चंस है फ्रेंड। आपको इसमें बताना होगा कि जो हावर्ड गार्डनर के जो बहुआयामी सिद्धांत जो दिया है बुद्धि का हावर्ड गार्डनर ने, इसके अनुसार कि दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता कौन से जो है इसमें बुद्धि है जो सुटेबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि स्थानिक बुद्धि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुद्धि है क्या है? बुद्धि एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुद्धि जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सिर्फ बुद्धि एक अकेला जातीय विचार नहीं हो सकता है, दूसरे की अनुकरण करने की योग्यता ये कोई बुद्धि नहीं है, एक विशिष्ट योग्यता भी कोई एक अकेले का ये बुद्धि नहीं है फ्रेंड्स, ये सामर्थ्यों का समुच्चय होता है बुद्धि। ये फ्रेंड्स पूछा गया है सीटेट में। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, और आपका सीटेट अच्छे नंबर से निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। शिक्षार्थियों को भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो शिक्षार्थी का अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और जो एक्टिव होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, कब? जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है? बिल्कुल नहीं। और नकारा जाता है? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये से ही निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। बी है कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
यहाँ पे जो शिक्षार्थी होता है कि उनकी जो अधिगम होना चाहिए, वो अधिगम कैसा होना चाहिए, सक्रिय एक्टिव होना चाहिए, और जो गतिविधि है उनके संदर्भ से संबंधित होना चाहिए। संदर्भ के मतलब कि जहाँ से बच्चे आते हैं, जिस माहौल से आते हैं, जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, उनसे संबंधित होना चाहिए। और अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होना चाहिए। निगेटिव टैग वर्ड्स है, जहाँ पे रटना और दोहराव आ गया वो ऑप्शन ऐसे ही नहीं रहता है, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा कि गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जेन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमृत चिंतन, नकल और प्रतिवर्ती। तो यहाँ पे होगा जो जीन प्याजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो यहाँ पे इन्होंने जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 4 स्तर बताए हैं, 4 स्तर बताए हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा मूर्त है और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें प्रतीकात्मक खेल और जीववाद पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और ज़्यादा क्वेश्चंस पूर्व संक्रियात्मक से ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और वर्गीकरण और क्रमबद्धता फ्रेंड्स ये होता है जो क्रियात्मक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसमें होती है। और संरक्षण और अमूर्त चिंतन, ये जो अमूर्त चिंतन है, टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये अमूर्त चिंतन होगा, ये जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। और नकल और प्रवृत्ति की संख्या भी उसी स्टेज में होता है। अब आते हैं यहाँ पे हम फ्रेंड्स कि बच्चों की जो लंबाई होती है और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। संज्ञानात्मक परिवर्तन है, ये मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, भावात्मक है। जो बच्चों की लंबाई होती है और वजन होती है, ये वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ये फ्रेंड्स है मात्रात्मक परिवर्तन, क्योंकि इसमें मात्रा की बात की जाती है। क्योंकि जब हम लंबाई मापते हैं तो ये पता चलता है कि बच्चा जो है 4 फुट का है, 3 फुट का है, या फिर 3 फुट 2 इंच का है, 5 फुट 2 इंच का है, 1 इंच का है। ऐसे इसमें मात्रा की बात करी जाती है। जो उसकी वजन होती है वो 9 kg का है, या फिर 6 kg का है, या 14 है, या 15 है, जो भी वजन होता है उसको हम मात्रा की बात करते हैं। गुणात्मक मात्रक में क्या होता है, जो गुणात्मक मात्रक होता है उसमें बच्चे की जो सारी होती है ना, जैसे उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो उसकी जो इसमें वृद्धि और विकास की जो मात्राएं होती हैं, सारे ही उसमें गुणात्मक परिवर्तन में आ जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ लंबाई और वजन की बात हो रही है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि ये मात्रा की बात होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लव-वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। खुद के पुनर्बलन के उपयोग के द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जो लेव-वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था और इन्होंने आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा इस पे बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये रचनावादी, ये भी पूछता है कि लेव-वाइगोत्स्की हुए, ब्रूनर हुए, पियाजे हुए, ये कैसे हैं। तो ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। और जो स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, ये सब क्या हैं, ये जो है ये हमारे व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। और जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं। B.F. स्किनर, जीन पियाजे, लेव-वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। तो यहाँ पे किस प्रतिपादन की बात हो रही है, कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो सीखने की प्रक्रिया होती है बच्चों में, वो अपने से या तो ज़्यादा वाले जो ज़्यादा जानकार लोग होते हैं उनसे सीखते हैं, या फिर समकक्षीय जो अपने साथ जो बच्चे रहते हैं उनके साथ सीखते हैं, या वयस्कों के साथ सीखते हैं उनसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, लेव-वाइगोत्स्की। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने ये बताया है, जेड पीढ़ी का इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इन्होंने ये दिया था ताकि जो
विकास का जो उनका सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो या तो अपने से बड़ों से होती है, या अपने सहपाठी से होती है, या अपने पेरेंट्स से होती है, या तो फ्रेंड्स वो अपने टीचर से सीखते हैं। मतलब कि उनसे ज़्यादा जो नॉलेज वाले लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। उन्होंने दिया था एक MKO, एक उन्होंने दिया था अपनी थ्योरी में MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि अपने से ज़्यादा जानकार वाले लोगों से सीखना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की थे। जीन पियाजे और ब्रूनर थे। वाइगोत्स्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो जो बच्चों के जो सीखने के जो तरीकों पे जो सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे वो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ही थे, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और उनका अध्ययन सबसे पहले जो मनोविज्ञान में किया था वो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने ही किया था। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, या सामाजिक विकास के लिए? तो यहाँ पे जो पियाजे हैं वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 4 स्टेज दिया है। तो फ्रेंड्स आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और पियाजे से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस जो थ्योरी बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी लिए हैं और कंसेप्ट को तो बिल्कुल अच्छे से समझाए हैं हम। तो जाके फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं फ्रेंड्स। 2-3 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चन से तो कम आता ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार बताया आपसे कि जितनी बार हम क्वेश्चंस लाते हैं एनालिसिस करके लाते हैं और उसी बेस पे क्वेश्चंस बनाते हैं जो कि आगे पूछे जाने की ज़्यादा संभावना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अच्छे से स्टडी करके और सीटेट अच्छे नंबर से निकालें, ताकि फ्रेंड्स जो सुपर टेट आने वाला है वो हमसे बिल्कुल ना जाए, हमें एक सीट पक्की करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।